वेल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, आप ज्वाइन हो गए हो सभी? यस और नो? ज्वाइन हो गए हो? तो चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन 4.0, जिसमें अभी जीएसटी का पहला सेशन है और हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, लेवी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 7 वाला डिस्कशन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए, हो सकता है कि अभी आप अपने जो करंट बैचेस की डाउट, लॉगिन या टेक्निकल इश्यूज हो गए, जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए, तो इस वीडियो के एंड में, आई रिपीट, इस वीडियो के एंड में अपना ऑर्डर आईडी और अपना प्रिफरेबल टाइम छोड़ देना। ओके, तो हमारी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी और यस, ओके, आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपके कोई भी कमेंट्स की तरफ नहीं देखने वाला हूं। पहले मैं आपको यहाँ पे हमारा रैपिड रिवीजन कैसा होगा उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी? यस और नो? तो इस बार 80 पार। तो चलिए दोस्तों, हमारा फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन 4.0 जो स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसमें जीएसटी का डिस्कशन एंटायर 15 to 20 आवर्स का होगा और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रहेंगे हमारे 12 लेक्चर्स हो गए। तो दोस्तों यस, 12 लेक्चर्स हो गए, जिसमें मैं सारा एंटायर सिलेबस कवर करूंगा और ये आपकी जीएसटी की फास्ट ट्रैक बुक है। ओके, और इसमें जो है, ओके, फास्ट ट्रैक बुक जो है, इसमें कवर चीज हो सकता है, जो भी है, मेरा मूड होता है तब कवर डाल देता हूं। तो इसमें यस, ओके, पूरा जीएसटी हम रिवाइज करने वाले हैं और कितने पेजेस में? ओके, 30 पेजेस में पूरा जीएसटी हम रिवाइज करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट बुक। ओके, यहाँ पे ये टोटल हमारा जो सेशन है 25 डेज चलेगा। सर, अगर 12 लेक्चर्स है तो 25 डेज कैसे चलेगा? क्योंकि इन बिटवीन जो है मैं क्वेश्चन या डिस्कशन भी ऐड करूंगा और साथ साथ में यहाँ पे आपका टेस्ट भी, ओके, टेस्ट पेपर भी दूंगा आंसर शीट के साथ, जो आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे लेक्चर्स तो इफेक्टिवली 12 ही हो गए, पर इन बिटवीन मैंने कुछ क्वेश्चन या सेशन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। तो कुछ चैप्टर्स होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन या सेशन भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपको मेरे साथ देख लेना है। तो ये चार्ट बुक और क्वेश्चन यार, यस भाई, इनफ। ओके, इस बार 80 पार और जीएसटी में यहाँ पे 40 पार लेने के लिए, क्योंकि टोटल वेटेज है 50 मार्क्स का। तो अब ऐसे केस में दोस्तों, इसका एक कंप्लीट शेड्यूल जो है मैंने यहाँ पे, यस, एक कंप्लीट पूरा शेड्यूल आपको बना के दिया हुआ है। कौन से दिन कौन से लेक्चर हो गए, क्वेश्चन यार कब होगा, आपका टेस्ट पेपर कब होगा, ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने बना के दिया हुआ है। सर, ये शेड्यूल कहाँ पे है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे वेबसाइट की, उस पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है और आपके लॉगिन में आपको पीडीएफ यानी मटेरियल कंटेंट का पीडीएफ और ये कंप्लीटली शेड्यूल मिल जाएगा और वो शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे यस, बुक्स जो है, बुक्स कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे बुक्स जो है आपको जीएसटी चार्ट बुक का पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं 2 मिनट बाद आपको बता दूंगा। तो जीएसटी चार्ट बुक का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और क्वेश्चनर बुक का डिजिटल बुक, जिसे मैं जिनी बुक कहता हूँ, वो आपको दिया जाएगा। तो इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो सर, हमारा रिवीजन किसके बेस पर होगा? हमारा रिवीजन ये चैप्टर वाइज चार्ट बेस है, पूरा चार्ट के बेस पर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और हर चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। और रेगुलर क्लास में जब मैं कोई चार्ट्स लेता हूं तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो भी चार्ट्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स के, वो भी कवर करूंगा। तो हमें ओके, जो मेनली लगना है वो जीएसटी चार्ट बुक लगना है। ओके, तो ये अपडेटेड चार्ट बुक की पीडीएफ मैंने ओके आपको लॉगिन में दे दी है। अगर आपको फिजिकल कॉपी बाय करना है तो आप हमारे वेबसाइट से, हमारे एसोसिएटेड चैनल के वेबसाइट से आप ऑर्डर दे सकते हो। नाउ, इस बार का क्वेश्चनर बुक कंप्लीटली नया क्वेश्चनर बुक है, जिसकी डिजिटल कॉपी, पीडीएफ कॉपी नहीं, डिजिटल कॉपी, जिसे मैं जिनी बुक कहता हूं, वो दिया जाएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चनर बुक इस बार का जो है नया प्रीफर कीजिएगा रादर देन ओल्ड, क्योंकि कंप्लीटली मैंने चेंज कर दिया है और जो हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन होगा वो इस क्वेश्चनर बुक्स के बेस पर होगा। तो चलिए, ये 2 मटेरियल मेनली हमारे लिए काम के हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारा ये 25 डेज का यहाँ डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्रैल 1st वीक में एक स्पेशल यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसका अभी प्रिपरेशन चालू है। सुपर 30 क्वेश्चंस, ये सुपर 30 मास्टर क्वेश्चंस क्या है? ओके, क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस को कंसोलिडेट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कॉपी में उसी लॉगिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और हो सके तो उसका 1
डे मैराथन सेशन में ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद में ICAI ने जो न्यूली टॉपिक्स ऐड किए हैं, तो न्यूली एडेड टॉपिक्स का आपको लिंक जो है लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, नाउ आपको हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाना है, ओल्ड टू न्यू, ओके, ट्रांजिशन, इसमें सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। जैसे 3 टॉपिक्स आपको ऐड हुए हैं, बताओ कौन से 3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं? यस, यहाँ पे कम ऑन बताओ कौन से। तो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और TDS TCS, और एक टॉपिक 9.5 ओके जो RCM वाला पार्ट है वो आपको ऐड हुआ है। तो सबका डिस्कशन मैंने डाल दिया है। टोटल 5 लेक्चर्स है, ओके, रेगुलर क्लास के लेक्चर्स आपको दिए हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपके लिए नहीं हैं, ओके, इसलिए मैं कहूँगा कि आप रेगुलर क्लास के ही लेक्चर्स यूज करो और वो आप कंफर्ट के हिसाब से देख लो। सर हम RR रिवीजन बैच के साथ ये लेक्चर्स देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप RR रिवीजन के साथ आपके कंफर्ट के हिसाब से ये लेक्चर्स देख सकते हो। नाउ ये जो नए टॉपिक्स ऐड किए, आपके लेक्चर्स खत्म होने के बाद अगले महीने में यानी आखिरी में मैं उसका रिवीजन लेने वाला हूं, तो उसका भी रिवीजन मैं कवर करने वाला हूं। तो क्या बात है, उसकी भी रिवीजन हो जाएगी, पर पहले आप टॉपिक कंप्लीट कर लो। उसके बाद में अमेंडमेंट का एक लेक्चर जो है मैं कल या परसों ऐड कर दूंगा, तो वो अमेंडमेंट का लेक्चर ऑन प्रायोरिटी देख लेना। अमेंडमेंट का लेक्चर ऑन प्रायोरिटी देख लेना, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि वो सारी अमेंडमेंट्स हमारे डिस्कशन में कवर होगी। तो ये जो है अमेंडमेंट का लेक्चर प्रोबेबली कल इवनिंग में या परसों मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। स्टे ट्यून विद आवर वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो टेलीग्राम लिंक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वो टेलीग्राम लिंक से आप हमारे RR 4.0 में कनेक्ट हो जाओगे। चलिए, अब आपका सवाल होगा कि यहां पे सर हमें ये जो है RR 4.0 ये लॉगिन में कैसे मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वो आपको यहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सॉरी बेटा, तो आप आ जाओ, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर आप यहाँ पे वो लिंक यूज करोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे और ये लैंडिंग पेज पे आओगे। इसमें आपको ये कोर्स 0 प्राइस पे बाय करना है, मतलब ये कोर्स की सारी डिटेल्स करके आपको बाय नाउ करना है, ऐड टू कार्ट। आपका हमारे इसमें लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, उस लॉगिन में मटेरियल कंटेंट में सारा मटेरियल दे दिया जाएगा और आपका कंप्लीट शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। यस, आपका कंप्लीट शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। तो चलिए, ओके, तो फटाफट या R 4.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैंने दिया हुआ है, ओके, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कीजिएगा और इसके लॉगिन में आपको सारी PDF कॉपी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू आपका शेड्यूल कैसे होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करें, हमारा आपको PDF कॉपी और बुक्स कैसे मिलेगी ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, यस, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मैंने एक रिवीजन शेड्यूल बनाया हुआ है। ओके, हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, और ये आपको लॉगिन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डेट वाइज कौन कौन से टॉपिक होंगे ये दिया हुआ है। अगर ये आप टॉपिक पढ़ के आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और टॉपिक का रेफरेंस मटेरियल आपने पढ़ते वक्त क्या लेना चाहिए मैंने दिया हुआ है। कोई टॉपिक चार्ट बुक से डायरेक्ट पढ़ो तो भी चलेगा, कुछ टॉपिक के लिए रेगुलर मैथ और चार्ट बुक आप लोगे तो भी चलेगा। डेट भी दी है, कौन से टॉपिक को क्या होने वाला है, हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन टॉपिक वाइज कब होने वाला है उसका भी डेट मैंने दिया है। तो ये कंप्लीट शेड्यूल आपके लॉगिन में दिया हुआ है, इसके प्रिंट आउट ले लेना। और आपको अगर मेरे साथ ये लेक्चर्स करने हैं तो इस डे को सेम टाइमिंग पे, और हमारा टाइमिंग होगा 7:15, आपको कनेक्ट हो जाना है। अगर कोई डेट में चेंज होगी तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, लेकिन ये शेड्यूल हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और साथ साथ में इन बिटवीन जो हमारी टेस्ट होगी तो टेस्ट का टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा, और इसमें टेस्ट का शेड्यूल भी अपडेट कर दूंगा, जिसमें आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, और आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ आपको किस में मिलेगा, आपके लॉगिन में। आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आपको वो कार्ट में ऐड करना है, बाय करना है, 0 प्राइस पे आपका लॉगिन क्रिएट होगा, और लॉगिन क्रिएट होने के बाद आपको मटेरियल कंटेंट में ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अभी आज का जो पहला सेशन है, आज का पहला सेशन जो है ये
इंटर और फाइनल के लिए, क्योंकि पहला चैप्टर दोनों के लिए सेम है, तो पहला सेशन दोनों का कॉमन है। मैं फाइनल का मिशन संभव ले रहा हूँ और इंटर का आरआर रिवीजन ले रहा हूँ, और इसके आगे के चैप्टर्स जो है फिर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मेरा पूरा वीडियो आपने सुन लिया होगा। अब थोड़ा सा ब्रेक आएगा, क्यों? क्योंकि अब मैं दोनों लिंक, फाइनल और इंटर की लिंक ज्वाइन करने वाला हूं, और मैं यहाँ पे आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो पहला सेशन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो यस, थोड़ा वेट करना, दोनों लिंक कनेक्ट होगी और मैं ये पहले चैप्टर्स आपके साथ रिवाइज करूंगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ओके, कंटिन्यू करते हैं हमारा रिवीजन। आपके डाउट्स और क्वेश्चंस मैं लूंगा, वेट फॉर दैट, आपके डाउट्स और क्वेश्चंस मैं लूंगा, ठीक है? तो वो सारे आखिरी में लूंगा, अभी रुक जाना, ठीक है? चलो। वेल, सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन फर्स्ट टॉपिक। यस, मैं आपसे कनेक्ट हो चुका हूं, आपसे जुड़ चुका हूं, तो चलिए हमारा डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो, प्लीज बताओ। आर यू रेडी? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलो, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। 2 मिनट, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। चलो, ओके, एक्टिंग कर लो लाइव। ओके, तो नाउ सर, ओके यार, आजकल आपको कोई भरोसा नहीं है। आप कहोगे कि सर ये एक्टिंग करके बताओ लाइव, तो एसआर के की एक्टिंग करके बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा लाइव सेशन, पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। कनेक्टेड हो? चलो, आपके डाउट्स क्वेश्चन एंड में लूंगा। अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डेली हमारा रिवीजन 1.5 से 2 घंटा चलेगा। हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपका जीएसटी बहुत अच्छे से रिवाइज कर दूंगा, मजा आएगा, और जीएसटी यस, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में ओके, बहुत फास्ट ले लेता हूँ, ये तो बच्चों जैसी बात है। ओके, टोटल जीएसटी के 5 एक्ट है। कौन से 5 एक्ट है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी सेस। तो बच्चों ये समझा क्या, ये क्या है? टोटल 5 एक्ट है: सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट। सीजीएसटी जो है वो इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है, एसजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है, 50-50% लगता है। एसजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यूटीजीएसटी जो है आपका यूनियन टेरिटरी में अगर इंट्रा होता है तो वो सिचुएशन में यूटीजीएसटी लगता है। आईजीएसटी जो है, मैं अभी कोई क्वेश्चन और डाउट देखने वाला नहीं हूं, अपना क्वेश्चन डाउट वेस्ट मत करना, मैं कोई देखने वाला नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, कोई एक टेक्निकल इशू आ रहा है, जस्ट मिनट। एक जस्ट मिनट बेटा, हाँ?
एक टेक्निकल इशू आ रहा है। हेलो, चलो, ओके, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? यस और नो प्लीज बताओ। यस, एक टेक्निकल इशू आ गया, तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर को? राजेश, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो यहाँ टोटल 5 एक्ट है। 5 एक्ट में यहाँ जहां तक देखा जाए तो सीजीएसटी कंपेंसेशन सेस, जहां तक देखा जाए तो ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और जो स्टेट को नुकसान होगा ओके जीएसटी आने के बाद उनको इसका बेनिफिट दिया जाता है। तो ऐसे टोटल ओके 5 एक्ट है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई दोनों में पे लगाया जाएगा। डन। चलिए, एग्जाम के हिसाब से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बेसिक पे अगर क्वेश्चन आया तो इस पे आ सकता है। जीएसटी जो है, जीएसटी ओके वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी में भी क्रेडिट्स मिलते हैं, इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिलते हैं और आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में आप यूज कर सकते हो। इसलिए जीएसटी जो है ओनली वैल्यू एडिशन पे आता है। सेकंड, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यस, अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो जो स्टेट में इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ उस स्टेट को उसका रेवेन्यू जाता है। जैसे लेट्स से के एग्जांपल, महाराष्ट्र में आपने अगर सप्लाई किया तो महाराष्ट्र में सीजीएसटी और एसजीएसटी जो पे होगा तो एसजीएसटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में एक और आपको बात बता दूं, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो आईजीएसटी लगाता है। टोटल आईजीएसटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, पर आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट कर लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कलेक्ट करने के बाद उसका 50% रेवेन्यू स्टेट के साथ शेयर करती है। तो कौन से स्टेट के साथ शेयर करती है? तो ये 50% रेवेन्यू जो है वो बायर स्टेट के साथ शेयर करती है, जहां आपका डेस्टिनेशन स्टेट है। जैसे लेट्स से के एग्जांपल, आपका अगर सेल महाराष्ट्र से गुजरात हुआ तो आईजीएसटी का रेवेन्यू पहले कलेक्शन पूरा सेंट्रल करेगी, और उसमें से 50% महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं देगी, उसके 50% जो है वो गुजरात गवर्नमेंट को देगी। इसलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ओके, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, पेड बाय द सप्लायर, बोन बाय द कंज्यूमर, ये एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये जो है मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है। मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है मतलब अगर हम चेन ले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक या सर्विस प्रोवाइडर की, तो हर स्टेज पे जब जब भी सप्लाई होगा जीएसटी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है, और हर स्टेज पे अगेंस्ट आउटपुट टैक्स आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट आपको एग्जाम के हिसाब से लिखना है। ये ओके बिजनेस टैक्स है, बिजनेस एक्टिविटी पे लगता है, पर्सनल एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे सेक्शन 7 जब हम सप्लाई डिस्कस करेंगे, ओके जब हम सप्लाई डिस्कस करेंगे, बेटा कोई अभी क्वेश्चन मत पूछो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, कोई क्वेश्चन मत पूछो यहाँ पे। मेरा रिवीजन होने दो, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिएगा। नाउ, तो सप्लाई जो है बिजनेस टैक्स है। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे
आगे जब सेक्शन 7 में हम देखेंगे तो सेक्शन 7 में क्लियर लिखा हुआ है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आई रिपीट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके, ये कंप्लीटली बिजनेस टैक्स है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको क्रेडिट मिल जाता है। आई रिपीट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको क्रेडिट मिल जाता है। तो ये जो देखा हमने यहाँ पे अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी देखा। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें आपको जो याद रखना है आर्टिकल 246A, दिस इज द सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जीएसटी, यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी लगा सकते हैं। आर्टिकल 269A में आईजीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और आर्टिकल 366(12)A में ओके जीएसटी का डेफिनेशन दिया है। जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं आएगा, उसके अलावा जो है बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आएगा। लेकिन इसमें भी 5 ऐसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी उस दिन आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। बताओ कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट है जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो जीएसटी आएगा। तो पहला पेट्रोलियम क्रूड, याद करो मेरे साथ, चलो कम ऑन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, उसके बाद में एविएशन टर्बाइन फ्यूल और लास्ट में यहाँ पे नेचुरल गैस। ओके, ये गुड्स पे जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, अभी तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा। और दूसरा ऐसा एक गुड्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री से एक्सक्लूड किया गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो। टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, हाँ, तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं। ओके, अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ओके, इसके ऊपर अगर आया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पुराना टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसे एसीडी कहते हैं, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सीएसटी, ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस मर्ज हुए हैं। स्टेट लेवल के टैक्सेस कौन से मर्ज हुए हैं, तो स्टेट लेवल के टैक्सेस यहां पे स्टेट वैट सेल्स टैक्स, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ओके, जिसके ऊपर जीएसटी लाया गया है, और सरचार्ज एंड सेस। अब आपको एक बात बता दूं, एंटरटेनमेंट टैक्स में अदर देन दोज लिविड बाय लोकल बॉडी, एंटरटेनमेंट टैक्स 2 टाइप के होते हैं। ईटी 2 टाइप का होता था पहले, यानी जीएसटी आने के पहले, एक स्टेट लगाता था, एक ईटी स्टेट लगाता था और एक ईटी लोकल बॉडी लगाती थी, यानी ओके, यहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह ईटी लगाता था। तो स्टेट वाला जो ईटी है, आई रिपीट, स्टेट वाला जो ईटी है वो मर्ज कर दिया गया। जस्ट अ मिनट बेटा, स्टेट वाला ईटी जो मर्ज कर दिया गया, मतलब जीएसटी आने के बाद स्टेट वाला ईटी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ लोकल बॉडीज यानी जैसे पुणे है या और कोई सिटीज है वो ओके यहाँ पे ईटी लगाती है। जैसे आप अगर मूवी देखने गए पुणे में, तो पुणे में अगर मूवी देखने जाओगे, समझ लो थिएटर में गए और आप मूवी देखने गए, तो आपको जो टिकट लगती है एंटरटेनमेंट टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो इस जैसे वैल्यू ऑफ द टिकट यहाँ पे 100 रुपीज होगा, तो इस 100 रुपीज पे आपको जो है ईटी लगेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑफ पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 रुपए, टोटल 110 रुपए हुआ, और इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो नाउ जो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं किया गया है। ओके, डन 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 डन। अच्छा, कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए, ओके, कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए बेटा, तो टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल और ओपीएम, इंडियन हेम, नार्कोटिक्स, ये टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए। ओके, ये टैक्सेस जो है यहाँ पे, एक मिनट, ये एक मिनट, ओपीएम, नार्कोटिक्स ये निकाल दो। ओके, इट्स सब्जेक्ट टू जीएसटी, सॉरी, ओके, यहाँ लिख देना, ये गलती से यहाँ पे है, इट्स सब्जेक्ट टू जीएसटी, इसके ऊपर जीएसटी लगता है ओपीएम नारकोटिक्स पे, इट्स सब्जेक्ट टू जीएसटी, या आपने वहां पे लिख देना, ठीक है, डन। तो ये हमने देखा यहाँ पे, जहां तक है जीएसटी पे कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे टैक्सेस ऑन ओपीएम, इंडियन हेम, अदर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। चलिए,
अब मैं आपको दो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशल डिस्कशन करवाऊंगा, एक टोबैको प्रोडक्ट और एक जो है ओपीएम, नार्कोटिक, इंडियम, हेम्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इस पे ओके यहाँ पे जीएसटी दोनों पे लगेगा और ऑल टैक्सेस लगेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अल्कोहल की, समझ लो, सॉरी अल्कोहल नहीं, टोबैको प्रोडक्ट्स की। अगर टोबैको प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें और अगर कोई कंपनी टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो टोबैको ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर ओके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है। आई रिपीट, जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाया हुआ है और जिसके ऊपर जीएसटी भी लगाया हुआ है। मतलब यहाँ पे टोबैको पे मैन्युफैक्चरिंग पे, आई रिपीट, टोबैको पे मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आती है और उसके ऊपर जीएसटी भी आता है। तो ये याद रखना यहाँ पे। तो एक्साइज ऐड होगा और एक्साइज ऐड होके इसके ऊपर जीएसटी लगेगा एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। फिर आगे जब वो बेचा जाएगा तो ओनली जीएसटी लगेगा। तो क्योंकि एक्साइज ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग लगती है, तो टोबैको पे एक्साइज एज वेल एज जीएसटी दोनों भी लगेगा। नाउ दूसरा यहाँ पे ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग्स, मतलब चरस, गांजा वगैरह। ओके, ये गुड्स पे आपको स्टेट एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। आई रिपीट, स्टेट एक्साइज भी लगेगा ओके और जीएसटी भी लगेगा। और ख्याल रहे, 5 ऐसे प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं है, पर इसके ऊपर जीएसटी उस दिन से आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो चलिए ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। पहला पार्ट, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है? कमान, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है? 6 ऐसे प्रोडक्ट्स है फिलहाल। 5 ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनके ऊपर ऑल टैक्सेस, एक्साइज, वैट या सीएसटी लगेगा। दूसरा, 2 ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगता है। कम ऑन, एक्साइज और जीएसटी लगता है। वो कौन से 2 ऐसे प्रोडक्ट है? टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी टोबैको या टोबैको से बने हुए सिगरेट, सिगार वगैरह, इनके ऊपर जो है ओके सेंट्रल एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। और दूसरा ओपीएम यानी चरस, गांजा, नार्कोटिक्स वगैरह, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और जीएसटी भी लगेगा। और इसके अलावा सारे गुड्स और सर्विसेज पे, आई रिपीट, इसके अलावा सारे गुड्स और सर्विसेज पे क्या बेटा? तो यहां पे जीएसटी भी लगेगा, ओनली जीएसटी लगेगा, ओनली जीएसटी लगेगा। ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आया क्या आपको? यस और नो? डन 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 डन। समझ में आया होगा तो यस बोलिए। ओके, समझ में आया तो यस बोलिए। नाउ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बट ठीक है, कीप इन प्रायोरिटी बी, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आंसर दीजिए, समझ में आ रहा होगा तो फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड। अब देखो, जीएसटी काउंसिल कौन कौन से पॉइंट पे रिकमेंडेशन दे सकता है? व्हाट द टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, एग्जम्पशन इन जीएसटी। ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जीएसटी काउंसिल। मैं आपको ये कह देता हूँ कि जीएसटी काउंसिल के बिना गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर फॉर्म किया गया और ये सेंट्रल और स्टेट के सारे मेंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें ओके चेयरपर्सन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और मेंबर जो होते हैं वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। दोनों मिलकर जीएसटी के डिसीजंस लेंगे, दोनों मिलकर जीएसटी के डिसीजंस लेंगे और ये जो डिसीजंस वेरियस फैक्टर्स पे लेंगे, जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल करेगा, और इसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस करेगी। ओके, तो कौन कौन से मैटर रिकमेंडेशन कर सकता है? कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम करना है? हो सकता है फ्यूचर में, अभी नहीं, हो सकता है फ्यूचर में स्टैम्प ड्यूटी सब्स्यूम कर दे, हो सकता है फ्यूचर में ईटी सब्स्यूम कर दे। तो ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा। उसके बाद में ओके नेक्स्ट एग्जम्पशन कौन कौन के गुड्स और सर्विस को देगा, ओके दिया जाएगा, ये भी जीएसटी काउंसिल यहाँ पे ओके डिसीजन लेगा। जस्ट अ मिनट, ये भी बेटा जीएसटी काउंसिल यहाँ पे डिसीजन लेगा। उसके बाद में जीएसटी लॉ के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, लेवी कैसे होगी, लॉ कैसा होगा, ना आईजीएसटी का क्रेडिट स्टेट में कैसे, सॉरी आईजीएसटी का रेवेन्यू स्टेट में कैसे अपोर्शन होगा, ओके ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे आप सभी को पता है अभी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। रेट ऑफ जीएसटी, ओके जीएसटी के रेट क्या होने चाहिए? अभी बेस फ्लोर रेट है 5, 12, 18 एंड 28 और कुछ केस में 3% और 0.25% है, जैसे डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह। तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। ओके, अदर स्पेशल रेट्स अगर कुछ डिसाइड करना पड़े फ्यूचर में, अभी तो कोई स्पेशल रेट्स नहीं है, पर अदर स्पेशल रेट कोई फ्यूचर में डिसाइड करना पड़े तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन
स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है, हाँ, जीएसटी काउंसिल मिलकर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक लिस्ट हमने बताया था, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद में यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट देखे जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में आते हैं। ओके, नीचे मैंने लिस्ट दी है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस अलग से लगे, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख। ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा, मतलब त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इनको अप्लीकेबल होगा। तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए कुछ प्रोविजंस अलग से बताई जा सकती है, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। ओके, और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, तो वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद में, हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये हमने बेसिक चैप्टर में देखा था। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैसे होगा, एक बार ध्यान से सुनो। ओके, अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट होगा, कम ऑन मेरे साथ सभी रिवाइज करना, अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट होगा तो वो पहले आईजीएसटी में यूज होगा। ओके, आईजीएसटी में यूज होगा। उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो बैलेंस लेते वक्त फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में यूज होगा, और वो एनी रेशियो में यूज होगा। समझ लो आपका 100 रुपीज का आईटीसी है और आपका आउटपुट टैक्स पेबल है आईजीएसटी यहाँ पे 60 रुपीज, तो पहले आईजीएसटी में यूज हो गया, बैलेंस बचा 40 रुपया। अब ये 40 रुपया जो बैलेंस बचा आप पूरा सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, पूरा एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, 50-50 यूज कर सकते हो, या जो रेशियो में आपको यूज करना है उस रेशियो में आप यूज कर सकते हो। इसलिए बेटा जब आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऑलवेज कोशिश करना ऐसा रखना कि पर्टिकुलर्स और आपके प्रॉब्लम में आईजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, और लेस आईटीसी में ओके इनर कॉलम में पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ओके, तो अब आप जितना ये फॉर्मेट ऐसा रखोगे, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, फिर बैलेंस बचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ओके, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में बचा होगा तो आईजीएसटी में, और फिर एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में बचा होगा तो आईजीएसटी में। तो पहले आपको आईजीएसटी कंप्लीट करना पड़ता है, एग्जॉस्ट करना पड़ता है। आईजीएसटी पूरा यूज होने के बाद, आई रिपीट, आईजीएसटी पूरा यूज होने के बाद यू विल स्टार्ट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में, बाद में आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में और बाद में आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो। लेकिन ख्याल रहे सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रॉस क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है। ओके, यानी यू कांट यूज द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी अगेंस्ट सीजीएसटी। तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। उसके बाद में बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, कितने एक्ट है, रूल्स क्या है, ओके, ये तो आप पढ़ सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैसे बना ये भी आप रीड कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। इन सिंपल वर्ड मेन पार्ट आपको अगर बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर के मेन पार्ट करने हैं तो इतने पढ़ के जाना, दैट्स इनफ। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम इस चैप्टर को आपको नहीं देना है। क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, दूसरा ओके सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी इन आर्टिकल, उसके बाद में कौन से टैक्सेस सब्सिडी हुए कौन से नहीं हुए, स्पेशल लेवी रिगार्डिंग टू ओपीएम, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, जीएसटी काउंसिल कौन से बात पर रिकमेंडेशन दे सकता है, और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, एंड डन। ओके, ये चैप्टर इज ओवर। ओके, बोलो मजा आ गया होगा तो एमजेड टाइप करो। ओके, फिर से कह देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको चार्ट्स कैसे मिलना चाहिए, डिस्क्रिप्शन की लिंक आप आपके ब्राउज़र में डालो, आप वी स्मार्ट एकेडमी से कनेक्ट हो गए, फिर आप वो ओके प्रोडक्ट जो है हमारा एकेडमी में कनेक्ट हो गए, वो चार्ट में डालो, रिवीजन हमारा चार्ट में डालो, फिर लॉगिन क्रिएट होगा और लॉगिन में आपको मटेरियल कंटेंट में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलो, हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है रिवीजन में। रिवीजन ऐसी ही चलेगी, अगर आप पढ़ के आओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और मैं कहूँगा पहले चैप्टर को इससे ज़्यादा टाइम मत देना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए, अब आते चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे। आर यू रेडी?
तो चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे सबसे पहले मैं लेता हूं सेक्शन 9, हमारा चार्जिंग सेक्शन। कुछ याद आया? सेक्शन 9(1) लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। भाई साहब ये तो नींद में भी याद आना चाहिए आपको, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा। तो सेक्शन 9 लेवी क्या कहता है? लेवी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, चार्ज, वैल्यू एंड रेट। कम ऑन, किसमें 3 पार्ट में डिवाइड होती है? चार्ज, वैल्यू एंड रेट। चलो, चार्ज जो है, ओके, चार्ज किसके ऊपर होगा? तो चार्ज होगा वो इंट्रास्टेट सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट, ओके, एसजीएसटी एक्ट, और सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई पे आएगा। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट सप्लाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट सप्लाई? ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। एक क्वेश्चन आया, लेना चाहोगा इन बिटवीन, सर अगर आप ये रिवीजन अमेंडेड ले रहे हो तो फिर हम अमेंडमेंट लेक्चर्स क्यों करें? भाई साहब ये ब्रशअप है। अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो देख लो। मैं यहाँ इतना डिटेल में पढ़ा होगा तो यहाँ तो ओके, यहाँ 7 घंटे तो अमेंडमेंट में चले जाएंगे। मैं ब्रशअप करवाऊंगा सिर्फ। ओके, ध्यान रखना। ओके, आपको सिर्फ ब्रशअप करना है तो इट्स ओके। नाउ इंट्रास्टेट सप्लाई, ओके, इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई 2 पॉइंट पे डिसाइड होता है, या इंटरस्टेट सप्लाई 2 पॉइंट पे डिसाइड होता है जो आईजीएसटी एक्ट में रिवाइज किया गया है। तो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई जो है यहाँ पे, ओके, एलओएस और पीओएस मतलब आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई, ओके, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा और सेम यूटी में होगा तो उसे इंट्रा कहा जाएगा। और अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में होगा, दो डिफरेंट यूटी में होगा, या स्टेट और यूटी में होगा, ओके, दो अलग स्टेट में या यूटी और स्टेट में या डिफरेंट यूटीज में होगा, तो वो केस में इंटरस्टेट कहा जाएगा। मतलब महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई, जहां से सप्लायर सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है माल, वो एक स्टेट में है। और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट में, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस दिए हैं। ओके, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, ओके, यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो हम पीओएस चैप्टर से फिक्स करेंगे, वो आपका अगर अदर स्टेट में फिक्स होता है तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये डिसाइड होता है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट आपके एलओएस और पीओएस पे। उसके बाद में ओके, ये सेक्शन 9(1) कहता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं आएगा। और 5 ऐसे प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेक्शन 9(2) कहता है 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओके, जिसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके ऊपर जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तब तक जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक टेबल बना है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये टेबल अल्कोहल पे, ओके, जीएसटी बिल्कुल भी नहीं है, ओल्ड टैक्सेस है। ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कोई भी जीएसटी नहीं है, पुराने टैक्सेस है, ईडी, वैट और सीएसटी। टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी है और सेंट्रल एक्साइज भी है। ओके, ओपीएम, इंडियन नार्कोटिक्स पे जीएसटी भी है और सेंट्रल स्टेट एक्साइज भी है। ओके, बाकी वैट और सीएसटी नहीं है, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे ओनली जीएसटी है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में इंडिया, ओके, इंडिया की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बस मैं आपको बता दूं, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमारी इंडियन टेरिटरी है वो इंडिया में कवर होगा। और वाटर का कौन सा कितना पार्ट कवर होगा? टेरिटोरियल वाटर यानी 12 नॉटिकल माइल्स, उसके नीचे का सी बेड और सबसॉइल इंडिया के डेफिनेशन में आएगा, यानी 12 नॉटिकल माइल्स का वाटर सरफेस, उसके बाद में उसके नीचे का सी बेड, उसके नीचे का सबसॉइल आएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके, एक जो है, ओके, जब सी थोड़ा डीप होता है तो एक फ्लैट स्लोप आता है और फिर सी फ्लैट हो जाता है, एक स्लोप आता है और फिर सी फ्लैट हो जाता है, वो एक शेल्फ होता है, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर किया जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर कोई यहाँ पे इस एब्रीवेशन समझ में ना आए आपको तो ये एब्रीवेशन के लिए एक बार रेगुलर मैथ देख लेना तो समझ में आ जाएगा। या एनी अदर मैरीटाइम जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक स्पेसिफाइड जोन होते हैं जहाँ पे नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल मिलते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहे जाते हैं, या अदर मैरीटाइम जोन। तो सी एरिया का इतना पार्ट इंडिया में आएगा, और इन ओके, एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर वो कवर होगा। सर एग्जाम में कोई ये डेफिनेशन पूछेगी? नहीं पूछेंगे।
नहीं पूछेंगे, इसको इतना ज़्यादा आपको ओके एम्फसाइज नहीं करना है। यूनियन टेरिटरी, ओके, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी लगता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़ इतनी यूनियन टेरिटरी है जहां यूटी जीएसटी लगता है। ओके चलो, अब कुछ डेफिनेशन इस बार ऐड हुई है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये मैं लूंगा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। ओके, तो ये हम आगे कवर करेंगे। चलो, यहाँ पे जहाँ तक है चार्ज इंटरस्टेट इंट्रास्टेट पे आएगा, कौन से गुड्स पे नहीं आएगा। ओके, और इंडिया का स्कोप क्या है हमने देख लिया। वैल्यू जो है डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 15, और रेट जो होगा, तो रेट अभी जो जीएसटी के चालू है, नॉर्मल रेट तो 5, 12, 18, 28 है। ओके, लेकिन कुछ केस में 3% है और कुछ केस में 0.25% है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो, कलेक्शन इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, जिसके लिए चैप्टर देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपका कलेक्शन होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। और पर्सन लायबल टू पे टैक्स, यस, ओके, टैक्स कौन देगा? टैक्स टैक्सेबल पर्सन देगा। And who is the taxable person? Means a person who is registered or liable to registered under GST section 22 and 24. इसका मीनिंग समझ लो, जीएसटी पर्सन पे नहीं, जीएसटी टैक्सेबल पर्सन पे आता है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो पर आप जस्ट पर्सन हो तो जीएसटी नहीं आएगा। आप सप्लाई हो और सप्लाई के साथ टैक्सेबल पर्सन हो तो जीएसटी आएगा। सर मतलब टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। टैक्सेबल पर्सन वो होगा जो रजिस्टर्ड होगा। और सेक्शन 22 अगर हम पढ़ते हैं तो आपको थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, जीएसटी में कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। आई रिपीट, जीएसटी में कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। जीएसटी में थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है। ओके, मतलब क्या? आप 20 लाख तक जो बेस लिमिट है, कुछ केस में 10 लाख, कुछ केस में 40 लाख। ओके, तो 20, मैं अभी डिस्कशन के लिए 20 लाख कहूंगा, 3 लिमिट नहीं यूज करूंगा, जो भी आपका थ्रेशोल्ड होगा। तो 20 लाख का अगर थ्रेशोल्ड होगा तो 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, 20 लाख तक आप सिर्फ पर्सन रहोगे, टैक्सेबल पर्सन नहीं होगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो अगर 20 लाख का सप्लाई करते हो, 20 लाख तक अगर आप सप्लाई करते हो, सप्लाई तो हुआ बट यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, यू आर नॉट अ टीपी, आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। बट वंस यू रजिस्टर्ड, आई रिपीट, वंस यू रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड, लायबल टू रजिस्टर मतलब आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो वंस यू रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर, तो आप टीपी बन जाओगे। आई रिपीट, आप टीपी बन जाओगे और फिर आपको हर रुपीस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके आगे जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है, ओके, तब तक जो है आप यहाँ पे ओके अब बेनिफिट नहीं ले सकते हो। हर साल जब तक रजिस्ट्रेशन है, ओके, 1-1 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो 20 लाख का थ्रेशोल्ड है वो बेसिक एग्जम्पशन नहीं है जो हर साल मिलेगा। या 20 लाख का थ्रेशोल्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन लिमिट है। ओके, आई क्या बात समझ में आई होगी तो जोर से बोलो यस सर, आई समझ में। ओके चलो कर लो बात। अब यहाँ पे दूसरी बात ये कि बेटा, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर 20 लाख के पहले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, आप टीपी बन गए, आपको टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा जब जब भी आप सप्लाई करोगे, जब जब भी आप ओके सप्लाई करोगे। हाँ, तो अब जीएसटी में टैक्स 3 कैटेगरी ऑफ लोग देते हैं। एक फॉरवर्ड चार्ज में जो नॉर्मली सभी लोग देते हैं सप्लाई पे, ओके सप्लाई पे। दूसरा जो है रिवर चार्ज में रिसिपिएंट देता है। और तीसरा ओके तीसरा यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ देता है सेक्शन 95 में। ओके, तो ये 3 लोग हैं जो जीएसटी में टैक्स देंगे, जो टैक्सेबल पर्सन कहलाए जाएंगे। चलिए, ये तो हमने देखा कि टैक्सेबल पर्सन। थोड़ा आप पर्सन पे डिस्कशन करते हैं। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? तो पर्सन की डेफिनेशन क्या एग्जाम में याद रखनी है? जीएसटी में तो नहीं याद रखनी है, इनकम टैक्स में रखना है तो रखो। जीएसटी में ओके कीप इन प्रायोरिटी भी, ओके ज्यादा टाइम इसके ऊपर मत देना। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी। हाँ, जीएसटी में एलएलपी को पार्टनरशिप फर्म माना जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, पार्टनरशिप फर्म माना जाता है। एओपी, बीओआई इनकॉर्पोरेट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बॉडी ओके यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आखिरी में तो वो कहता है कोई भी पर्सन इसमें आ जाएगा। इन शॉर्ट ओके भाई साहब, जीएसटी सब पे आएगा, सबका बदला लेगा। ओके हाँ, सबका बदला लेगा ये तेरा ओके जीएसटी वाला। तो ऐसे सिचुएशन में ओके सारे पर्सन पे जीएसटी आता है एग्जाम के हिसाब से, इसके पीछे टाइम मत वेस्ट करना। चलो, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके इसका बहुत रिलेवेंस है जीएसटी में।
एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे डीम डिस्टिंक्ट पर्सन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेक्शन 25, सेक्शन 25(4) और सेक्शन 25(5) इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। थोड़ा स्लो ले लेता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से हो जाएगा। जीएसटी में आपको, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन जहां से आप ऑर्डिनरीली सप्लाई करते हो, या जहां पे आपका वेयर हाउस है, या जहां पे आपका डेपो है, या जहां पे कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस है, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाएगा, जहां से आप सप्लाई करते हो। सेक्शन 22 कहता है कि आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र है और दूसरा गुजरात है, तो आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में, और दोनों भी पीओबी है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से आप बिजनेस कर रहे हो। मे बी वेयर हाउस होगा, मे बी गोडाउन होगा, मे बी सेल होगा, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, और वो आपकी ही ब्रांच है। मैं पहले वर्ड यूज कर रहा हूं, सेपरेट एंटिटी नहीं, आपकी ही ब्रांच है, और ये भी आपकी ही ब्रांच है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट का सप्लाई उसी स्टेट में पेमेंट होगा। इसलिए बेटा यहाँ पे इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा, और इसका भी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, फिर होता है आपका पैन, फिर होता है आपके एंटिटी नंबर और चेकसम नंबर। तो इस तरह से 15 डिजिट का जीएसटी आपको मिलता है। इसका अलग मिलेगा क्योंकि इसका स्टेट कोड अलग रहेगा, और इसका अलग मिलेगा, इसका स्टेट कोड अलग रहेगा। तो अब ये जो है ओके सेपरेटली रजिस्टर्ड है, और स्टेट वाइज आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे अगर आपका उस स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है। नाउ अब लॉ क्या कहता है, सेक्शन 25(4) कहता है, 25(4) कहता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी है और आपका रजिस्ट्रेशन गुजरात में भी है, तो दोनों स्टेट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो इसे डीडीपी माना जाएगा। इसको जीएसटी पर्पस के लिए डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अलग पर्सन माना जाएगा। माना जाएगा, वैसे नहीं है, पर माना जाएगा। इस डीडीपी बोलने की वजह से क्या हो गया, डीडीपी बोलने की वजह से ये होगा कि इसके कंप्लायंस अलग, इसके कंप्लायंस अलग, मतलब इसका जीएसटीआर1 अलग, इसका जीएसटीआर1 अलग, 2B अलग, 3B अलग, सब अलग। ओके, दोनों के टैक्स पेमेंट अलग। ओके, तो यहाँ पे जीएसटीआर9 दोनों का अलग। इन सिंपल वर्ड यहाँ पे इन दोनों को डीडीपी मान लिया गया। और दूसरा इंपैक्ट क्या आता है, दूसरा इंपैक्ट आता है पैरा 2। ओके, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 71C। ओके, वो कहता है कि अगर डीडीपी में कोई ट्रांजैक्शन होता है, एसओजी का या एसओएस का, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस का कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो ये जो है ये विदाउट कंसिडरेशन होगा, ये फ्री होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर ये ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीडीपी तो सप्लाई माना जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो पहले ब्रांच पे आप जीएसटी दोगे और दूसरे ब्रांच में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, अगर वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। ओके, तो ये उसका इंपैक्ट आ जाता है। नाउ अब सेक्शन 25(4), अगर 2 रजिस्टर्ड पर्सन अलग अलग स्टेट में है तो डीडीपी बोले जाएंगे। अब दूसरा एक कंसर्न है कि आपका जो है महाराष्ट्र में, पुणे में प्लेस ऑफ बिजनेस है, और दूसरा आपका गोडाउन, वेयर हाउस या प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से बिजनेस कर रहे हो या कंसाइनमेंट एजेंट नागपुर में है, और आपकी ही ब्रांच है। ओके, ये आपकी ही ब्रांच है और नागपुर में है। ओके, क्या मैं अगर सेम स्टेट में मेरी एक से ज्यादा ब्रांचेस होगी तो क्या मुझे इसके यहाँ सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? गवर्नमेंट तो कहती है आप सिंगल ही लो, ज्यादा अच्छा है। ओके, और दोनों का मिलके जीएसटीआर1 दो, 2B दो, 3B दो, सिंगल ही लो। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी, वो कहती है स्टेट वाइज आपको सिंगल भी चलेगा, पर स्टेट चेंज हुआ तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे कंपल्सरीली। चलो, तो आप इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। ओके, आप इसका सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है? सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे ये है कि एक ही जीएसटीआर1, एक ही 2B, एक ही 3B, एक ही कॉमन कंप्लायंसेस। ओके, सारा क्रॉस क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन है। 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। आप इधर का क्रेडिट इधर ले सकते हो, इधर का क्रेडिट इधर ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ये बहुत सारे फायदे हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन के। ओके, सिंगल रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे। 2 मिनट बेटा। ठीक है, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन के ये सारे फायदे उन्होंने दिए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो।
तो आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, सुनना मेरी बात, अगर आप ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो सिचुएशन में ये डीडीपी कहलाए जाएंगे सेक्शन 25(4) के हिसाब से। ये डीडीपी मान लिया जाएगा, और डीडीपी मान लिया गया तो इन दोनों में अगर कोई सप्लाई होता है तो जीएसटी आ जाएगा। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आएगा, पर जीएसटी आएगा अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे तो डीडीपी बोल दिया जाएगा। चलिए, ये तो था यहाँ पे जहां तक है दो रजिस्टर्ड प्लेसेस सेम स्टेट में हो या डिफरेंट स्टेट में हो। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्या समझ लो कोई एक तीसरा स्टेट है दिल्ली, और ये दिल्ली में आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। जस्ट एस्टेब्लिशमेंट, एक जस्ट ऑफिस है, पर वहां से आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, वहां से कोई सप्लाई नहीं कर रहे हो, वहां से कोई वेयर हाउस नहीं है, वहां कोई गुड्स नहीं रखा जा रहा है, कोई कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस नहीं है, कोई डेपो नहीं है, जस्ट ऑफिस है। तो यहाँ जीएसटी लॉ क्या कहता है? जीएसटी लॉ कहता है कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी प्रीमाइसेस का रजिस्ट्रेशन करो। ओके, करके रजिस्ट्रेशन करके करोगे क्या आप इसका? रजिस्ट्रेशन करके ओके, यहां से जब कोई सप्लाई नहीं है तो खाक रिटर्न दोगे आप इसका? ओके, या GSTR 1, 2B वगैरह कोई रिटर्न दे नहीं सकते आप इसका। तो ऐसे केस में हम कंपलसरी कर रहे हैं अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो। लेकिन अगर आपका ये जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है पर वो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एज पर जीएसटी लॉ के हिसाब से प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहां से आप ऑर्डिनरी सप्लाई कर रहे हो, वेयर हाउस है, गोडाउन है, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। तो ये जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑफिस है, एक बीपीओ ऑफिस है, कुछ वहां पे हमारे समझ लो एम्प्लॉयज है, कस्टमर केयर है, पर वहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है, वहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रजिस्टर। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी चलेगा। अब समझ लो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्या इसे डीडीपी माना जाएगा? तो यस, अगर कोई आपका ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जो अदर स्टेट में, बोलो मेरे साथ, कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट होगा जो अदर स्टेट में है, ओके, तो वो भी सेक्शन 25(5) से ओके डीडीपी मान लिया जाएगा। ये भी डीडीपी मान लिया जाएगा इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में एक एस्टेब्लिशमेंट आपका रजिस्टर्ड है और ये डीडीपी है, तो अगर ये केस में जो रजिस्टर्ड है और जो डीडीपी है ये ओके, जो अनरजिस्टर्ड है तो ये भी डीडीपी मान लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में भी अगर कोई एसओजी होता है या एसओएस होता है तो ये भी सप्लाई बोला जाएगा। ओके, ये भी सप्लाई बोला जाएगा अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे कोई गुड्स आप ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में भेज रहे हो जहां से कोई सप्लाई नहीं है पर आप कोई सर्विस दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या ये समझा? क्या समझा होगा तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो। ओके, समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। मैं देख रहा हूँ 1 टाइप कर रहे हो ना आप। चलो, ओके, तो ये था 25(4). ओके, आपका रजिस्ट्रेशन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है इन 1 स्टेट और डिफरेंट स्टेट, इच सच रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। या आपका एक जगह रजिस्टर और दूसरी जगह जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट है, तो वो केस में उसको डीडीपी बोला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा 2 टाइप कर रहे हो मतलब डबल समझ गया आपको, वाह रे वाह। ओके, कुछ स्टूडेंट 2 टाइप कर रहे हैं मतलब डबल समझ गया। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन रजिस्टर पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन रजिस्टर पर्सन। रजिस्टर पर्सन मतलब जिसने सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन ख्याल रहे ओके, बट डज नॉट इंक्लूड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट बोल जाते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड्स अ पर्सन हैविंग यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है जीएसटी में, यूआईएन है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस या फिर फॉरेन एम्बेसीज। ओके, इनको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोसीजर रखी है यूआईएन। अगर आपके पास यूआईएन है तो आपको आउटपुट टैक्स पे जीएसटी नहीं देना पड़ता है और आप जो परचेस करते हो उस परचेस का आपको रिफंड मिल जाता है। ओके, तो आपको रिफंड मिल जाता है। उसके बाद में सप्लायर। ओके, सप्लायर की डेफिनेशन,
हाँ, ये सप्लायर की डेफिनेशन अमेंडमेंट में अच्छे से पढ़ लेना, मैंने यहाँ शॉर्ट में ली है, पर अमेंडमेंट में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, और थोड़ा मैं भी आपको बता दूंगा, सप्लायर की डेफिनेशन में यहाँ पे उन्होंने एक्शनेबल क्लेम के हिसाब से लॉटरी बेटिंग ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से एक प्रोविजो भी ऐड की है। सप्लायर का मतलब क्या होता है? सप्लायर, ओके, यहाँ पे मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड शैल इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। वो तो सिंपल है, सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस और उसका एजेंट। लेकिन उन्होंने ये प्रोविजो ऐड की है, ये अमेंडमेंट से देख लेना। ओके, ये प्रोविजो में क्या लिखा है? सप्लायर इंक्लूड पर्सन अरेंजिंग सप्लाई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एंड ही ओन ऑपरेट और मैनेज ई प्लेटफॉर्म। हाँ, शॉर्ट में तो इतना ही याद रखना है कि जो ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म अरेंज कर रहा है या ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म अरेंज कर रहा है या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये वर्ड आया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के जो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा है या ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसे सप्लायर बोला जाएगा। तो चलिए, ये डिस्कशन हमने देखा रिगार्डिंग टू सप्लायर। रिसिपिएंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, पर रिसिपिएंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवर्स चार्ज के लिए हु शुड बी रिसिपिएंट। अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है यानी योर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन है, तो रिसिपिएंट इज अ पर्सन हु पेज दैट कंसिडरेशन। हाँ, ख्याल रहे, रिसिपिएंट इज अ पर्सन हु पेज दैट कंसिडरेशन। एक एग्जांपल जो मैं रेगुलर बैच में लेता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है और उसको कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए भेजा है, इवन दो मैं स्टूडेंट को सर्विस दे रहा हूं, लेकिन लेकिन पेमेंट मुझे कंपनी दे रही है, तो मेरा रिसिपिएंट स्टूडेंट नहीं होगा, मेरा रिसिपिएंट कंपनी होगी। जो कंपनी मुझे पेमेंट कर रही है, जो कंसिडरेशन मुझे दे रही है, ही इज माय रिसिपिएंट, तो मेरा टैक्स इनवॉइस उस कंपनी के नाम पे बनेगा। समझ में आई बात? चलो। दूसरा, अगर कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो जिसको आपने गुड्स डिलीवर्ड किया, मेड अवेलेबल करवा दिया, वो यहाँ पे रिसिपिएंट माना जाएगा। और कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जिसको आपने सर्विस ओके रेंडर की, ओके, वो माना जाएगा, इंक्लूडिंग एजेंट, एजेंट भी उसमें कवर होगा। तो जिसको सर्विस आपने प्रोवाइड की वो रिसिपिएंट माना जाएगा। ओके, और अगर एजेंट ले रहा होगा तो एजेंट रिसिपिएंट माना जाएगा। चलो, ये रिसिपिएंट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद में बिजनेस की डेफिनेशन, एग्जाम के हिसाब से कीप इन प्रायोरिटी भी रीड करके चले जाना, एग्जाम में इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, इसको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, रीड करके चले जाना। अगर कोई इन बिटवीन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पे आते हैं बिजनेस यानी क्या। तो बिजनेस यानी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, विजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। ओके, इसी ट्रेड से रिलेटेड आपकी एंसिलरी एक्टिविटी, इंसिडेंटल एक्टिविटी, जैसे मेन बिजनेस आपका जो भी होगा, गुड्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन कभी कभी इंसिडेंटल एक्टिविटी आपकी बिजनेस की, फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस नहीं है, असेट है, पर आपने बेच दिया, कोई स्क्रैप बेच दिया, कोई वेस्टेज बेच दिया, जो कनेक्टेड टू योर बिजनेस है, वो भी बिजनेस माना जाएगा और उसके भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए, मतलब क्या? ओके, ऐसी कोई एक्टिविटी जो ट्रेड से आई है, जो आप फ्रीक्वेंसी में नहीं देते हो, कभी कभी देते हो, ओके, जो ट्रेड से आई है, वो भी एक्टिविटी बिजनेस में आएगी। या एक्टिविटी बिफोर कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस, यानी आपने कोई गुड्स खरीदा, इनपुट्स खरीदा, सर्विस खरीदी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो भी बिजनेस माना जाएगा। या आपने कोई गुड्स सर्विसेज सप्लाई किया आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस, वो भी बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी में क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या कोई बॉडी अपने ही मेंबर को फैसिलिटी बेनिफिट दे रही है फॉर सब्सक्रिप्शन, अपने ही मेंबर को अगर कोई सर्विसेज दे रही है तो बिजनेस के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस, एंट्री टिकट जो बिजनेस में आएगी। उसके बाद में एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब, रेस क्लब की सारी एक्टिविटी बिजनेस में बोला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑफिस होल्डर, ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हो, ओके, उसका कंसिडरेशन मिल रहा है तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। और एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो भी बिजनेस बोला जाएगा। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और लेवी का पार्ट हमने कंप्लीट किया। ओके, आया क्या आपके समझ में? अगर समझ में आया होगा तो बोलिए यस सर, फटाफट MZ टाइप करो। अगर आप MZ टाइप करते हो तो मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं हर चीज यहाँ पे टच करूंगा, पूरा हम ब्रशअप कर लेंगे, पूरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद आ जाएगा। याद आ रहा है कि आपको पढ़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट?
बेटा लिंक नहीं खुल रही है तो खुल जाएगी, अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खुल जाएगी, वेट करो। ओके, वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी सारे सारे स्टूडेंट वेबसाइट पे आ रहे हैं। ओके वेरी गुड। चलो हाँ, अब ये जो है टाइप ऑफ सप्लाई, एक होता है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है। ओके, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी नहीं है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाएंगे, बिल्कुल भी लेवी नहीं है। अल्कोहलिक लीकर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाएंगे। टैक्सेबल सप्लाई लेवी है। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई। एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जाम्ड है। नील रेट सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जाम्ड है। जीरो रेट सप्लाई टैक्सेबल है बट एग्जाम्ड है। लेकिन मैं आगे भी पढ़ाऊंगा और अभी बता देता हूं, जब जब भी जीएसटी में ओके एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन लर्न करके जाना, जब जब भी जीएसटी में एग्जाम सप्लाई आएगा तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट सप्लाई, वोनली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हाँ, वैसे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग है, वैसे तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग है, पर जब भी जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम सप्लाई वर्ड होगा तो आपको तीन सप्लाई लेना है। बोलो मेरे साथ, कौन से तीन सप्लाई लेना है? नील रेट सप्लाई लेना है, वोनली एग्जाम सप्लाई लेना है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई लेना है। ये समझ में आया क्या? ओके, ये आपको समझ में आया क्या? यस और नो बोलिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू हमारा, जहां तक देखा जाए टाइप ऑफ सप्लाई हमने देखा। चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाओ। सप्लाई, सप्लाई गुड्स और सर्विस का, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस, और फिर जाते हैं सेक्शन 7 में, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। तो देखो व्हाट डू, ओके गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कम ऑन, गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। और सर्विस तो भाई साहब क्या कहती है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पैसा कमाया गया, सारा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पैसा कमाया गया, जिसमें गुड्स नहीं होगा और मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होगा, वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा, वो सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। गुड्स आल्सो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम पे थोड़ा हम डिस्कशन भी करेंगे। गुड्स आल्सो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सर्व बिफोर और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। और स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि ये जो एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा भाई साहब। ओके यस, गुड्स के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन शेड्यूल 3 में आगे बताऊंगा। सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है, वही एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आता है। ओके, जो एक्शनेबल क्लेम, ओके स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, हम आगे बात करेंगे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह, उस पे जीएसटी आता है। सर्विस, सर्विस स्पेसिफिकली इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा सर्विस? सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। हाँ, यानी इंटरेस्ट जो आप चार्ज करते हो, ओके इंटरेस्ट ऑन लोन, जब आप किसी को पैसा यूज करने देते हो, बैंक यूज करने देती है, आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो, तो लोन एडवांसेस देते हो, डिपॉजिट देते हो, और आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सर्विस का पैसा है। क्या सर्विस दिया आपने? पैसा यूज करने दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट ये सर्विस मानी जाएगी। पर फिलहाल ये एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। ओके, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सर्विस ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, यूज ऑफ मनी, पर ये एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ मनी, मनी कन्वर्जन का कमीशन लगाया गया, सेपरेट कंसिडरेशन लगाया गया, जैसा कमीशन है मनी कन्वर्जन का कमीशन, मतलब डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू डॉलर कमीशन लिया गया, 500 के अगेंस्ट में कॉइन दिए गए, उसका कमीशन लिया गया, तो उसका जो कमीशन है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। और सर्विस इंक्लूडिंग फैसिलिटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, मतलब क्या? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का अरेंज करना। देखो, मनी के ट्रांजेक्शन और सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड है, तो ट्रांजेक्शन मियरली इन मनी, ट्रांजेक्शन मियरली इन सिक्योरिटीज, पैसा देना पैसा लेना एक्सक्लूडेड। ओके, किसी को आपने चेक दिया, प्रॉमिसरी नोट लिया, एक्सक्लूडेड। ओके, आपने पैसा देके डीडी लिया, एक्सक्लूडेड। ट्रांजैक्शन प्योरली इन मनी, या शेयर खरीदा, शेयर बेचा, बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड बेचा, डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर बेचा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन उस ये डील अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज लगाया, ब्रोकरेज लगाया या फिर अदर चार्जेस है, तो वो जो है अदर चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, लेंडिंग चार्जेस, ओके यहाँ पे जो भी होगा, ओके यहाँ पे
उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये था बेटा गुड्स और सर्विस से रिलेटेड। ओके, व्हाट इज इंक्लूडेड इन गुड्स सर्विस बाय एनीथिंग, बड़ा स्कोप है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो ओके वो सर्विस के माने जाएंगे, फिर क्यों ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। और बोथ, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स और सर्विस कॉमन रहते हैं? वैसे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको होगा जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों भी डोमिनेंट होते हैं, रेस्टोरेंट कैटरिंग दोनों भी डोमिनेंट होते हैं, और ये दोनों को सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है एज पर पैरा 2। ओके, तो चलिए अब ये तो हमने गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन देख लिया। अब आते हैं सप्लाई पे। भाई साहब ये चार्ट तो आपको नींद में भी याद आएगा। याद आएगा कि नहीं याद आएगा? बोलो। ओके, याद आएगा कि नहीं याद आएगा? यस सर, याद आएगा। चलो, सप्लाई इंक्लूड्स, आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो ये आपको जरूर याद आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई एक्सक्लूड। चलो कमान कमान कमान, सप्लाई इंक्लूड एंड सप्लाई एक्सक्लूड। चलो, सप्लाई में क्या ऐड होगा? चलो डांस करो। विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। आपके ट्रांजैक्शन विथ कंसिडरेशन हो गए और आपके ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो गए। चलो, आपके ट्रांजैक्शन अगर विथ कंसिडरेशन है तो 71A, 71AA नीचे दिया हुआ है मैंने, और 71B। ओके, तो 71A ले लेता हूं। 71A ये जो है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई भाई साहब। ओके, जब भी नाम सप्लाई का आएगा, जब भी नाम सप्लाई का आएगा तो ये जो है आपके मेन प्रिंसिपल हो गए सप्लाई के लिए। ठीक है, आपके ये मेन प्रिंसिपल हो गए सप्लाई के लिए। तो ये मेन वड़ा पाव है, बाकी तो इडली चटनी है, बाकी तो इडली चटनी है, मेन ये प्रिंसिपल है, ये वड़ा पाव है। तो सप्लाई यानी क्या? सप्लाई में वो स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या? पहले तो ये क्लियर कह दिया कि भाई साहब वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेल वगैरह, कोई भी फॉर्म में गुड्स दो, कोई भी फॉर्म में सर्विस दो, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म में गुड्स दो, कोई भी फॉर्म में सर्विस दो। ओके, अगर आप ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा और ये चार कंडीशंस मतलब मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन पे किया आपने, कोई भी ट्रांजेक्शन किया जिसका पैसा मिला, ओके तो वो सप्लाई माना जाएगा। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल उन्होंने दिया लाइक ओके यहाँ पे सेल, ओके एग्जाम्पल क्या? सेल, यहाँ पे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज। ओके, तो सेल होगा, एग्जाम्पल है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेल होगा, ट्रांसफर होगा, बार्टर होगा, एक्सचेंज होगा, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज। और मेड और अग्रीड टू बी मेड, ख्याल रहे, ओके मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये चारों क्यूमुलेटिव कंडीशंस है, ये चारों जब फुलफिल हो जाएगी तो वो सप्लाई बोला जाएगा। कंसिडरेशन होना जरूरी है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तो सप्लाई बोला जाएगा। अब मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब क्या? ओके, मेड यानी आपने ओके गुड्स और सर्विस डिलीवर्ड, पैसा बाद में मिला। ओके, सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइडेड, पैसा बाद में मिला, तो आपने सप्लाई कर दिया। अग्रीड टू बी मेड मतलब क्या? तो आपको एडवांस मिला, तो एडवांस मिला तो उस पर भी जीएसटी आता है। एडवांस मिला तो जीएसटी आता है, या एग्रीमेंट किया तो भी जीएसटी आता है। पर मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं, ओके यहाँ नहीं लिखा होगा, आपने ऐड कर देना, जो चीज़ अगर नहीं लिखी होगी और आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो ऐड कर देना। ओके, और एक नोटिफिकेशन है 66/2017, और 66/2017 के हिसाब से सुनिएगा, 66/2017 के हिसाब से यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके यहाँ पे जो है सर्विस के एडवांस पे ही जीएसटी आएगा। गुड्स के एडवांस पर अभी सस्पेंड किया हुआ है, उस पर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। पर एक अमेंडमेंट आई और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो एडवांस पे जीएसटी आएगा, जो बाद में देखेंगे। अभी तो इतना ही याद रखो कि गुड्स के एडवांस के केस में, आई रिपीट, गुड्स के एडवांस के केस में जीएसटी नहीं आएगा। ओके, जीएसटी नहीं आएगा, सस्पेंड किया गया। वो टीओएस इनवॉइस है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे होगा, बट सर्विस होगा तो इनवॉइस और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर उस पे ही आएगा। चलो, ये तो अब मेड और एग्री टू बी मेड। सेकंड, फॉर कंसिडरेशन। ओके, आपका ट्रांजैक्शन फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्या? कंसिडरेशन जो है आपको मनी या अदरवाइज मिल रहा है, मतलब आपने जो सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन आना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा। मतलब क्या? फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है। बोलो मेरे साथ एक साथ, ओके फ्री एक्टिविटी पे वैसे तो जीएसटी नहीं आता है,
जब तक हम यहाँ पे आगे शेड्यूल 1 नहीं देखेंगे। तो फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है। ओके, अब आपके ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन है, ये कैसे पता चलेगा? आपका ट्रांजैक्शन फ्री नहीं है, कंसीडरेशन, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि आपके ट्रांजैक्शन में मनी है या अदरवाइज काइंड में कुछ दिया हुआ है। ओके, अगर आपके ट्रांजैक्शन में काइंड में भी होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसके बाद में द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबिडेंस, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबिडेंस। ओके, तो फॉरबिडेंस होगा आपके ट्रांजैक्शन में तो भी जीएसटी आएगा। मैं ये एग्जांपल अपने रेगुलर क्लास में लेता हूँ, आपको याद आ रहा है, माय वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर। ओके, वो एग्जांपल ऐसा था कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चालू था इंटीरियर डेकोरेशन का, और वो इंटीरियर डेकोरेशन का प्रोजेक्ट में यहाँ पे नेबर वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया था कि भाई आप काम नहीं कर सकते और लिमिटेड टाइम में ही काम करोगे। तो फिर मैं गया मेरे वाइफ के साथ और मैंने कहा कि देखो सर, ओके प्लीज़ हमें काम करने दो, आपको क्या तकलीफ़ें बताओ। तो उन्होंने कहा भाई सोने का टाइम हमारा दोपहर का होता है और उसके बाद में और रात को 7 बजे के बाद आप काम नहीं करोगे। अब वो प्रोजेक्ट मेरे वाइफ को जल्दी कंप्लीट करना था, तो ऐसे केस में मैंने उनको एक ऑफर दिया कि देखो आपके घर का भी इंटीरियर नहीं हुआ इस हॉल का, तो मेरी वाइफ जो है इस हॉल का इंटीरियर करके देगी। इसके अगेंस्ट में आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो वो विड्रॉ कर लो। अब दिखने को तो मेरे वाइफ ने उसको फ्री सर्विस दिया, फ्री सर्विस दिया कि आपका इंटीरियर हम कर देंगे, पर उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन मिला। क्या कंसिडरेशन मिला? फॉरबिडेंस। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में होते, बिल्डर के प्रोजेक्ट में स्लम रिहेबिलिटेशन है, बिल्डर आपको ओके यहाँ पे पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देगा जो स्लम वाले हैं उनको, लेकिन उनको राइट छोड़ने पड़ेंगे, फॉरबिडेंस है, एक्ट है। तो कभी कभी कंसिडरेशन हो सकता है मनी में नहीं है, काइन में नहीं है, कुछ एक्ट या फॉरबिडेंस में है, तो वो भी यहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा। तो नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्ड टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सक्लूड। कंसिडरेशन में दो चीजें आपको नहीं लेना है, ये लर्न करना है। कौन सी दो चीजें नहीं लेना है? सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो आपको कंसिडरेशन में नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल, आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सुनिएगा, आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फर्टिलाइजर की प्राइस 100 रुपीज है, जिसमें से 30% गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो जब आप फर्टिलाइजर सेल कर रहे हो तो 30 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है और फार्मर आपको जिसको बेचा गया वो 70 रुपीज दे रहा है। तो जीएसटी 100 पे नहीं आएगा, जीएसटी 70 पे ही आएगा, गवर्नमेंट की सब्सिडी पे जीएसटी नहीं आएगा। इन शॉर्ट, इवन दो यू आर गेटिंग 100 रुपीज, आई रिपीट यू आर गेटिंग 100 रुपीज, लेकिन जीएसटी जो आएगा ओके वो सब्सिडी काट कर आएगा, यानी 70 रुपीज पे आएगा। और डिपॉजिट्स, अगर आपने कस्टमर से डिपॉजिट लिए होंगे तो वो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, अनलेस इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई। ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है, सब्सिडी और डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा। और उसके बाद में लास्ट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस बिजनेस की डेफिनेशन हमने देखी है। तो जो सप्लायर सप्लाई करेगा वो सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करेगा। ओके, तो बिजनेस में होगा तो ही जीएसटी आएगा। समझ लो आपकी कार है और आपने, और ये देखो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा, आई रिपीट सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा कि वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिसिपिएंट क्या कर रहा है उससे कंसर्न नहीं है। और सप्लायर इज सप्लाइंग द गुड्स, सप्लायर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ लो आपकी ओल्ड कार है और ओल्ड कार आप जो है बेच रहे हो सेकेंड हैंड डीलर को, तो आपकी पर्सनल कार है, और जब आप अपनी पर्सनल कार बेचते हो ओके सेकेंड हैंड डीलर को, पर्सनल मोबाइल बेचते हो, पर्सनल ज्वेलरी बेचते हो, पर्सनल फर्नीचर बेचते हो, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है और वो आप बेचते हो, तो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी कार बिजनेस असेट होगी, आई रिपीट आपकी कार बिजनेस असेट होगी तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। ओके, ज्वेलरी का भी एग्जांपल मैंने दिया। और मैंने यहाँ पे जैसे प्रसाद वगैरह मिलता है ओके टेम्पल में वगैरह, तो ये प्रसादम वगैरह जो आपको मिलता है ये भी नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे बालाजी लड्डू सेल कर रहा है, लड्डू सेल हो रहा है बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे सप्लाई के, आई रिपीट दोस्तों ये बेसिक प्रिंसिपल थे सप्लाई के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए अब नीचे 71AA उन्होंने दिया है। 71AA क्या है? 71AA स्पेशली ऐड किया गया। ओके, क्या हुआ था, क्लब एसोसिएशन, अगर आप देखते हो प्रॉपरली तो क्लब एसोसिएशन सोसाइटी, बिजनेस की डेफिनेशन देखोगे तो क्लब एसोसिएशन सोसाइटी अपने ही मेंबर को अगर कोई फैसिलिटी दे रही है फॉर कंसिडरेशन तो वो सप्लाई बोला जाएगा, वो सप्लाई बोला सॉरी वो बिजनेस बोला जाएगा। ठीक है, बिजनेस में कवर कर लिया था, लेकिन एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया, कंफ्यूजन हो गया था। और वो ये कंफ्यूजन कि पुराने कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने ये कहा था कि अगर
क्लब की बात करें और वो मेंबर की बात करें तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे, एक्सक्लूसिव नहीं माने जाएंगे, मतलब अलग अलग नहीं माने जाएंगे। इसके वजह से क्या हो गया कि कुछ लोगों ने रिट पिटीशन फाइल कर दिया और ये कहा कि भाई जब दोनों एक ही है तो फिर सप्लाई किस बात का, फिर सप्लाई किस बात का। और बहुत से क्लब ने, एसोसिएशन ने जीएसटी नहीं दिया जो सर्विसेज अपने मेंबर को प्रोवाइड करते हैं। तो सेक्शन 71 ए लाया गया और गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि भाई ओके, क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, फिर वो ट्रस्ट क्यों ना हो, और उसके मेंबर ये डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ये अलग अलग माने जाएंगे फॉर जीएसटी पर्पस, जीएसटी पर्पस ये अलग अलग माने जाएंगे। और अगर ओके यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, वो क्लब हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, और अपने मेंबर को सर्विस दे रहा है ओके फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या मेंबर सर्विस दे रहा है वाइस वर्सा, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो ओके, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलो यहां पे ये हमने देखा सेक्शन 71 ए। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन 71 बी, हम देखेंगे सेक्शन 71 बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, सेक्शन 71 बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन, हाँ, कोई सर्विस अगर इंपोर्ट होती है और वो सर्विस जो इंपोर्ट हो रही है फॉर कंसीडरेशन इंपोर्ट हो रही है, फॉर कंसीडरेशन इंपोर्ट होगी, उस मतलब कंसीडरेशन होना चाहिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। यस बेटा, यहां पहले तो मुझे बताओ, इज इट ओके? देखो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है तो यहाँ पे ओके, ये चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत स्पीड हो सकती है, पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जो चैप्टर में डिस्कशन होना जरूरी है वो चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्वेश्चनर्स भी लेंगे, हम क्वेश्चनर्स की प्रैक्टिस भी लेंगे, जिसका कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको दिया है। तो यस ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस बेटा प्लीज बताओ, सबको समझ में आ रहा है? कुछ चैप्टर पे ज़्यादा आप क्वेश्चनर प्रैक्टिस पे एम्फसाइज करना। ओके, और ये चैप्टर की आपने रिवीजन जो है वो अच्छे से, ये चैप्टर चार्ट बेस्ड रिवीजन का, ये चैप्टर आपने 1000 बार पढ़ा होगा, 1000 बार पढ़ा होगा ये चैप्टर, ठीक है? नहीं बेटा, सेशन विदाउट ब्रेक है। ओके चलो, तो ये जो है बेटा, यहाँ पे ये बेसिक कंडीशन जो हमने यहाँ पे ली फॉर सप्लाई, ये बेसिक कंडीशंस हम यहाँ देख रहे हैं। अब आते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, ठीक है? यस, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और अगर ये जो है यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ब्रशअप करवा के दूंगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ के आओगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो ये चार्ट पे ही हमने ड्रॉ किया हुआ है, यस और नो? सेक्शन के क्लॉज वगैरह याद नहीं रखने हैं। ओके, जो है हम क्वेश्चनर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनर के सेशंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी जरूर करना। ओके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर टॉपिक के बाद हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो वो भी आपने जरूर करना। तो डेफिनेटली आपको किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा ये भी बताया जाए, पर सेक्शन लिखो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 71 बी अगर हम लेते हैं,
तो सेक्शन 7(1)(b) में सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर सर्विस बाहर से आप इंपोर्ट करते हो और फॉर कंसीडरेशन, आई रिपीट, फॉर कंसीडरेशन इंपोर्ट करते हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, लेकिन सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, अगर आपका फॉर कंसिडरेशन होगा, उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। आई रिपीट, उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। हाँ, अब इसमें जो है यहां पे दो बातें हैं। अगर गुड्स इंपोर्ट होगा, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया होगा तो इट इज गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, कस्टम एक्ट के हिसाब से जीएसटी आता है। यहां हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, और सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हो फॉर कंसिडरेशन होगा, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तो वो सिचुएशन में जहां तक है आपको जीएसटी ओके देना पड़ेगा, पर कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर्ड बाय दिस सेक्शन। चलो, अब थोड़ा मैं एक एनालिसिस यहाँ पे करूँगा। ओके, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस आगे जाके ये बताऊंगा कि ये रिवर चार्ज में भी आता है। यहाँ पे रिवर चार्ज में आता है, मतलब रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर चार्ज। रिवर चार्ज में रिसिपिएंट इसका टैक्स पे करता है ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। चलिए, तो ये हमने यहाँ देखा सेक्शन 7, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(a), ओके, ये सारे सेक्शन हमने कंप्लीट किए। और आपने अगर मेरा क्लास किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अभी तक का डिस्कशन अगर आपको समझ में आया तो फटाफट लाइक कीजिएगा। वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट लाइक कीजिएगा। हाँ, जो फर्स्ट टाइम या बहुत दिनों के बाद जीएसटी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने मेरा क्लास नहीं लगाया है, वो अगर पढ़ के आएंगे तो ये पूरा फ्लो उनको समझेगा। ओके, पूरा फ्लो, क्योंकि मैं चार्ट बेस्ड रिवीजन मोस्टली यहाँ पे ये रिवीजन उन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं पढ़ाता ही चार्ट में हूँ, तो मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरा क्लास किसी फॉर्म में किया हो। ओके, बाकी स्टूडेंट यस डेफिनेटली अगर इस फ्लो में जाते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, डन। चलिए, तो फटाफट ओके आप लाइक कर दीजिएगा। चलो, अब आते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन है। ओके, ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या, मतलब फ्री एक्टिविटी होगी शेड्यूल 1 में। ओके, शेड्यूल 1 में सेक्शन 7(1)(c), सेक्शन 7(1)(c), अगर आपकी एक्टिविटी फ्री एक्टिविटी होगी, और ये जो फ्री एक्टिविटी होगी इवन दो कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी आएगा। मतलब क्या, प्राइमरीली आपके सप्लाई में कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी आता है, और वो बेस है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज नोटिफाई की, फ्री होगा तो भी जीएसटी आएगा। पहला उसका एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। मतलब क्या, ओके, पहले तो वो कहते हैं बिजनेस असेट। ओके, आई रिपीट, पहले तो कहते हैं बिजनेस असेट। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, यहाँ अगर हम बात करें बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट की असेट साइड देखें तो वर्ड यूज किया है बिजनेस असेट। मतलब आपकी ओके यहाँ पे कैपिटल असेट हो या करंट असेट हो, करंट असेट हो, और कैपिटल असेट में आपकी मशीनरी हो, फर्नीचर हो या अदर हो, फर्नीचर हो या अदर हो, और करंट असेट में आपका स्टॉक हो। अगर इसका परचेस करते वक्त आपने क्या लिया होगा, परचेस करते वक्त आपने आईटीसी लिया होगा, आईटीसी लिया होगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दिया। ओके, क्यों आईटीसी दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, और आईटीसी लिया हुआ असेट क्यों ना आपका वो स्टॉक हो, परचेस का स्टॉक हो, और ये आपने किसी को परमानेंटली फ्री दे दिया। अब परमानेंटली फ्री दे दिया मतलब क्या किया आपने, मतलब आपने जो है यहाँ पे ओके किसी, जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पुराने थे, मैंने आईटीसी लिए हुए थे, किसी को डोनेट कर दिए, परमानेंटली फ्री दे दिए। घर पे लेके चले गया, परमानेंटली घर पे, बिजनेस के बाहर लेके गया, फ्रेंड को दे दिया, वॉट एवर इट में भी, अगर आईटीसी लिया हो और आपने फ्री दिया हो तो सप्लाई माना जाएगा, तो सप्लाई माना जाएगा। एक बार फिर से, एक बार फिर से, फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है। लेकिन आपने अगर परचेस करते वक्त बिजनेस का बताया हो, उसका आईटीसी लिया हो,
और फ्री फ्री बांटा हो तो गवर्नमेंट कहती है आता माजी सटकली। भाई क्रेडिट लिया क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज करोगे, और फ्री बांट दिया, ओके, फिर घर पे क्यों ना लेके जाए, वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेट्स टेक एनालिसिस। सर अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया और फ्री दिया होगा तो, आईटीसी नहीं लिया और फ्री दिया होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आता है, फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है। ओके, लेकिन आईटीसी लेके फ्री दिया होगा तो जीएसटी आएगा। क्या यहां तक समझा बेटा? यहां सब समझा होगा तो वन टाइप करो। ओके, यहां तक समझा होगा तो वन टाइप करो। तो चलो ये पहला पैरा, चलो 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 वन टाइप करो। पहला पैरा ले लिया हमने कि आईटीसी लिया होगा तो जीएसटी आएगा। दूसरा, दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इस बात को समझ लो। ओके, अगर आपने रिलेटेड पर्सन को दिया या डीडीपी को दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सिचुएशन में फ्री दिया होगा तो भी जीएसटी आएगा। जहां तक डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या, हम देख चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन अगर आपको याद होगा तो हमारी ब्रांच जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, या फिर अदर स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर उसको कोई भी गुड्स या सर्विस फ्री देते हो, ओके, गुड्स और सर्विस फ्री सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसके ऊपर जीएसटी आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, उन्होंने रिलेटेड पर्सन भी कवर किया है। रिलेटेड पर्सन यानी क्या? सर ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए ये डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे रिलेटेड पर्सन क्या लिया जाएगा, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, आपको ये लर्न नहीं करना है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से लर्न नहीं करना है, जस्ट रीड करना है, कीप इन प्रायोरिटी सी। हाँ, इसमें से सिर्फ फैमिली वाली डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या? सेपरेट एंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, दोनों एंटिटी अलग अलग है, दोनों के पैन अलग अलग है, दोनों के पैन अलग अलग है, दोनों एंटिटी अलग अलग है। समझ में आया? ओके, सेपरेट एंटिटी बट रिलेटेड है, बट रिलेटेड है। तो रिलेटेड और डीडीपी में फर्क क्या है? डीडीपी मतलब हमारी ब्रांच अंडर सेम पैन, आई रिपीट, हमारी ब्रांच अंडर सेम पैन, उसे हम डीडीपी कहते हैं। और रिलेटेड मतलब सेपरेट एंटिटी हैविंग सेपरेट पैन बट रिलेटेड। अब रिलेटेड कैसे है? तो रिलेटेड की डेफिनेशन नीचे दी है उन्होंने। ओके, मतलब कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स है, दो कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है, या दोनों लीगली रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर्स है, मतलब दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना, दे आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉयर, ये याद रखना, दो ही चीजें याद रखनी है डेफिनेशन से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और नीचे फैमिली। ओके, अगर एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है तो रिलेटेड माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल होल्ड 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर इन बोथ ऑफ देम, यानी किसी तीसरे ने 25% से ज्यादा स्टॉक दोनों में रखे हुए हैं। या नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। ओके, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, यानी होल्डिंग सब्सिडरी, आप कह सकते हो होल्डिंग एंड सब्सिडरी। उसके बाद में बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, कोई तीसरा दोनों को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई ओके, कोई थर्ड कंपनी है, एग्जाम्पल वेदांता, वेदांता थर्ड कंपनी है जिसने स्टेक वी स्मार्ट में भी रखा है और कोई दूसरा एकेडमी में रखा है, तो तीसरे के वजह से हम रिलेटेड हो गए। और टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द थर्ड पर्सन, या दोनों मिलके थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिलेटेड माने जाएंगे। सर रिलेटेड की डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है, लर्न करके नहीं जाना है। इसमें की दो बातें पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो आज तक आरटीपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, क्या कवर किया इन दो बातों पे? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाएंगे, ये याद रखना है। और मेंबर ऑफ सेम फैमिली, हाँ, मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड माने जाएंगे। अब मेंबर ऑफ सेम फैमिली यानी क्या? ओके, ध्यान ध्यान से सुनना, स्पाउस और चिल्ड्रन, ओके, ये ऑलवेज रिलेटेड हो गए। इसका मतलब अब अगर आपने कोई गुड्स और सर्विस अपने स्पाउस को दी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, या चिल्ड्रन को दी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
अगर वो फ्री दिया होगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरे बेटे का बिजनेस है, मेरा बिजनेस अलग है, और मैंने फ्री दिया होगा तो कौन, ओके, यहाँ लीगली उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। मेरे स्पाउस इंटीरियर डेकोरेटर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, यहाँ पे फ्री दिया तो हाँ, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये रिलेटेड तभी बोले जाएंगे जब ये डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट मतलब फिनेंशियली डिपेंडेंट हो गए तो ही रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो रिलेटेड हो गए, लेकिन बाकी जो है अगर डिपेंडेंट हो गए तो ही रिलेटेड माने जाएंगे। जिसमें कौन कौन आता है एक बार फिर से, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और एनी पर्सन ओके जो डिपेंडेंट है। ओके, सिस्टर ऑफ द सिस्टर ऑफ पर्सन इफ दे आर वोनली और पार्टियली डिपेंडेंट। अब थोड़ा मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड है, इससे प्रॉब्लम क्या हो गया, इससे एक प्रॉब्लम हो गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कुछ भी फ्री देते हो, अपने एम्प्लॉय को कुछ भी फ्री देते हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसके ऊपर तो जीएसटी आ जाएगा भाई साहब, इसके ऊपर तो जीएसटी आ जाएगा। अब अपने एम्प्लॉय को फ्री दे दिया। अब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, ओके, राजा को बेटा हुआ, ओके, वो दाई माँ खबर लेके आती है कि राजा आपको बेटा हुआ, राजा गले का हार गुड्स दे रहा है उसको फ्री। भाई साहब आज अगर वो गले का हार फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। हाँ, ओके, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कुछ भी फ्री दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को कार फ्री दे रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो लाई, और प्रोविजो में क्या कहती है शायद आपको ये याद होगी, और फिर से कहता हूँ, कोई अगर बहुत दिनों बाद ओके जीएसटी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं और बैठा होगा तो भाई साहब पढ़ के आओ तो अच्छे से समझेगा। मैं ये यहाँ पे रिवीजन बैच ले रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप करवा रहा हूँ। ओके, कोई यहाँ पे अगर सोचेगा कि भाई नहीं सर ये तो हमें डेप्थ में पढ़ना है, तो मेरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच या रेगुलर बैच अवेलेबल है, वो जरूर लो। ऐसा पढ़ोगे कि ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इन्होंने जीएसटी पढ़ लिया है और फटाफट ब्रशअप करना है। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए तो अब देखो वो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट अप टू ₹50,000, गिफ्ट होगा अप टू ₹50,000 इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। हाँ, अब गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे रियायत दी कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक इन अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में, सुनना मेरी बात, पूरे साल भर में, ओके, पूरे साल भर में 50,000 तक गिफ्ट दिया, वैल्यू 50,000, अभी 10 का दिया, बाद में 20 का दिया, बाद में 10 का दिया, ऐसे टोटल 50,000 पर एम्प्लॉय, पर एम्प्लॉय 50,000 तक दिया तो जीएसटी नहीं आएगा, इवन दो दे आर रिलेटेड पार्टी। 50,000 तक फ्री गिफ्ट दिया तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन 50,000 के ऊपर अगर वैल्यू होगी, आई रिपीट, 50,000 के ऊपर अगर वैल्यू होगी तो वो केस में यहाँ पे ओके जीएसटी आ जाएगा और टोटल अमाउंट पे आ जाएगा। मतलब अगर उसकी वैल्यू 70,000 है तो 70,000 टोटल पे जीएसटी आ जाएगा। ओके, अगर गिफ्ट पूरे साल भर में 50,000 के ऊपर जा रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा स्पेशल क्लॉज फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक द सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या फिर बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वेयर एजेंट इश्यूज हिज ओन इनवॉइस, जहां एजेंट अपना इनवॉइस इशू कर रहा है। थोड़ा ये कंसेप्ट को आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं। ओके, यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर प्रिंसिपल है और उसका एजेंट है, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया बेचने के लिए, अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया बेचने के लिए, और एजेंट आगे कस्टमर को बेच रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो अब ये पैरा 3 कब लगता है, आपको अगर याद होगा तो मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर एजेंट जो है आगे बेचते वक्त
प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाएगा, तो इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है, खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल है तो इसका टैक्स कौन पे करेगा? इसका टैक्स प्रिंसिपल पे करेगा। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट जो है, ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, वो पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा। हाँ, पैरा 3 ये कहता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर गुड्स दिया तो क्यों ना वो फ्री दिया हो, स्टॉक ट्रांसफर किया हो, विदाउट कंसिडरेशन किया हो, पर जीएसटी आएगा। पर पैरा 3 कब लगाना? तो सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि पैरा 3 सारे एजेंट के केस में नहीं लगेगा। पैरा 3 कब लगेगा? जब एजेंट बेचते वक्त, ओके, यहां पे खुद का इनवॉइस दे रहा है। मतलब क्या? बहुत सारे एजेंट जब आगे बेचते हैं तो बेचते वक्त खुद का इनवॉइस दे रहे हैं। जैसे ये एजेंट XYZ है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है, और अगर ये खुद का इनवॉइस दे रहा है तो अगर इनवॉइस उसने खुद का बनाया तो ऐसे केस में इसका जीएसटी पे करने का जिम्मेदारी उसका रहेगा। तो वो सिचुएशन में पैरा 3 लग जाएगा, और पैरा 3 के हिसाब से ये जो स्टॉक ट्रांसफर है बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, इस स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा और प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। ओके, इवन दो इट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये कब? जब एजेंट ने अपना इनवॉइस के अंडर में आगे बेचा, ठीक है। लेकिन अगर एजेंट ने अपने इनवॉइस के अंडर में नहीं बेचा, एजेंट ने जो है, ओके, जो आगे बेचते वक्त प्रिंसिपल का ही इनवॉइस दिया, तो फिर ओके ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगेगा, ओके, नहीं लगेगा, और पैरा 3 अप्लाई नहीं होगा। ये समझा क्या बेटा? ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो। ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो। चलो फटाफट, ये समझा होगा तो फटाफट पी टाइप करो, ठीक है। तो हमने ये देखा प्रिंसिपल टू एजेंट, where agent undertake to supply such goods on the behalf of principal, and agent issuing his own invoice, agent issuing his, हाँ, जहां एजेंट खुद का इनवॉइस दे रहा है। तो पहला जो पैरा लगता है वो सेलिंग एजेंट को लगता है, पहला पैरा सेलिंग एजेंट को लगता है, और दूसरा पैरा बाइंग एजेंट को लगता है, बाइंग एजेंट को लगता है। मतलब अगर ओके यहाँ पे एजेंट टू प्रिंसिपल होगा और एजेंट ने आपके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेस किया होगा, तो ये भी अगर एजेंट खुद का इनवॉइस देता है, ओके, प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेस किया और खुद का इनवॉइस देता है, तो ही पैरा 3 लगेगा। अगर वो खुद का इनवॉइस नहीं दे रहा है, डायरेक्ट सप्लायर का इनवॉइस दे रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये हमने देखा पैरा 3, प्रिंसिपल टू एजेंट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो बेटा यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, थोड़ा ये पैरा 4 देखते हैं शेड्यूल 1 का। और शेड्यूल 1 का पैरा 4 क्या कहता है? शेड्यूल 1 का पैरा 4 कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अब देखो मैं ये दोनों पैरा आपको समझाता हूं। सेक्शन 71B क्या कहता है? सेक्शन 71B ये कहता है, सुनिए ध्यान से, सेक्शन 71B ये कहता है कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की और वो सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, अगर वो सर्विस किसी से भी इंपोर्ट किया और वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसमें कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा, और रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स देगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। जैसे बाहर से मैंने कंसल्टेंसी ली, बिजनेस के लिए लिया होगा तो भी जीएसटी आएगा। बाहर से मैंने पर्सनल सर्विस ली, आर्किटेक्ट पर्पस, आर्किटेक्ट की सर्विस मेरे घर के पर्पस के लिए दी, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। मतलब वो सप्लाई बोला जाएगा, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। इन शॉर्ट कंसिडरेशन पे होगी तो ही जीएसटी आएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका फ्री सर्विस होगा तो फ्री सर्विस, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है। बोलो मेरे साथ एक बार जोर से, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे। लेकिन पैरा 4 के हिसाब से ये जो अगर आपने फ्री सर्विस इंपोर्ट की, फ्री सर्विस इंपोर्ट की, और ये जो फ्री सर्विस इंपोर्ट किया, आई रिपीट, ये फ्री सर्विस जो इंपोर्ट किया अगर रिलेटेड से किया होगा, आउटसाइड इंडिया या और एस्टेब्लिशमेंट से किया होगा, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, 3 कंडीशन। एक बार फिर से बोलो, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर ये फ्री इंपोर्ट सर्विस आपकी किससे होगी? ये फ्री इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड पर्सन से होगी, जो रिलेटेड पर्सन इंडिया के बाहर होगा। अब रिलेटेड पर्सन मतलब मेंबर ऑफ सेम फैमिली होगा, या रिलेटेड पर्सन हमारा एम्प्लॉय होगा, जो रिलेटेड की डेफिनेशन है, जो आउटसाइड इंडिया है, या हमारी कोई ब्रांच है जो आउटसाइड इंडिया है और उससे सर्विस इंपोर्ट की होगी,
और वो बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट की होगी, तो इसके ऊपर बेटा यस आपको जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। ओके, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जहाँ तक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने व्हाट डू मीन बाय सप्लाई, और सप्लाई कहाँ बोला जाएगा, ये इसमें हमने 71A, 71AA, 71B और 71C ये डिस्कशन हमने देखा। चलो ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये डिस्कशन यहाँ तक हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हाँ, 71B में एक एग्जम्पशन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, अगर वो एग्जम्पशन चैप्टर में आती है कि इंडिविजुअल ने लिया होगा और बिजनेस पर्पस के नहीं लिया होगा, तो फिर एग्जम्पशन मिलता है, तो वो एग्जम्पशन में आती है। ठीक है, आई होप आपको रिवीजन अच्छा लगा। यस और नो? अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा बेटा। अच्छा होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा। चलो यहाँ पे चलो, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करो। आपके लॉगिन में आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। हो सकता है क्योंकि अभी ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके होंगे, तो जो लिंक है ओके अभी लिंक ओपन नहीं होगी तो रात को ट्राई करो, सुबह ट्राई करो, मैं सब मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने शेड्यूल दिया है, उस दिन वो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज हमने देखा था कि सप्लाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हो जाएगा, 1 घंटे का डिस्कशन बाकी है, बट डोंट वरी। ओके, ये 1 घंटे का डिस्कशन हम आगे के सेशन में कवर कर लेंगे, आगे के सेशन में हम कवर कर लेंगे, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यस और नो? ओके, अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप वो मैंने बनाया हुआ शेड्यूल, कौन से दिन कौन सा चैप्टर रहेगा, मैंने बनाया हुआ शेड्यूल आप देख लीजिएगा, और वो शेड्यूल के हिसाब से आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं यूट्यूब लिंक क्रिएट कर दूंगा। ओके, वो शेड्यूल के हिसाब से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, आपके लॉगिन में कंप्लीट मैंने शेड्यूल बना के दिया हुआ है। ओके, जैसे ओके वो शेड्यूल जो जो डेट है, जैसे ओके यहाँ पे हो सकता है कल सेशन ना हो, परसों सेशन हो। ओके, मैं लिंक क्रिएट करके रख दूंगा, तो उस सेशन में वो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, यस और नो? और ये जो है पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पीड आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आप एक बार रीड करके आ जाओ। ओके, आगे का डिस्कशन आपने रीड करने के बाद मैं कवर कर लूँगा विथ सीबीएसई क्लैरिफिकेशन, और उसको अच्छे से हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। डन 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 डन। तो आपका पूरा प्लान शेड्यूल मैंने आपके लॉगिन में दिया हुआ है, आपके लॉगिन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, यहाँ रुकते हैं। आगे का बचा हुआ डिस्कशन हम आगे कवर करेंगे। एक बार पढ़ो चार्ट, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आगे वाले शेड्यूल मैंने आपके लॉगिन में दे दिया है कि कौन से दिन कौन से चैप्टर में लेने वाला हो, तो वो आपके लॉगिन में देख लो। ओके, और हम ये जो डिस्कशन है वो चैप्टर पढ़ के आओ, तो डेफिनेटली ये बैच आपको हेल्प करेगी। और साथ साथ में मैंने जो क्वेश्चनर डिस्कशन रिकॉर्ड करके रखा है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी करवा के दूंगा, तो हमारा क्वेश्चनर डिस्कशन भी हो जाएगा, और उसका मैंने डिजिटल फाइल आपको दिया है, तो उसमें हम वो भी रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ रुकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपके जो भी डाउट्स और कमेंट्स होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ रुकते हैं। डन। ओके, बाय, गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।